नमस्कार दोस्तों। पिछली बार हमने किसी विरल माध्यम में खड़े होकर के और किसी सघन माध्यम में उपस्थित किसी वस्तु को देखा था। तो दर्शक के रूप में हमने पाया था कि वो वस्तु कुछ दर्शक की ओर खिसक जाती है, जैसे कि पानी का तल पानी में देखने पर उसकी जो तली है वो कुछ ऊंची दिखाई देती है। चलिए आज इसकी उलट स्थिति देखते हैं, जबकि हम किसी सघन माध्यम में खड़े होंगे और किसी विरल माध्यम की वस्तु को देखेंगे। और ऐसा हमारे डेली लाइफ में लगभग डेली सा ही होता है। आप देख रहे हैं चित्र में, एक मैंने ये जो गोला है ये पृथ्वी है हमारी, और हम जानते हैं कि पृथ्वी पर लगभग 500 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी तक एक वायुमंडल की परत है, और 24 घंटे में पृथ्वी का जो तापमान बदलता है उस आधार पर जो संवहन क्रियाएं चलती हैं वायुमंडल में पृथ्वी के तापमान के अनुसार, तो उसके कारण इसकी जो परतें हैं उनका टेम्परेचर अलग अलग होता है। और गर्म हवा ठंडी हवा की तुलना में ज़्यादा विरल होती है। तो उस आधार पर देखिए, यहाँ पर हम 4 तरह के एक घटनाओं पर हम प्रकाश डालने जा रहे हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज की आभासी स्थिति कि वो होता कहीं और है, दिखता कहीं और है, उसकी आकृति इस पर भी डिस्कस करेंगे, और उसका आकार यानी कि उसका साइज़, और फिर एक रात में तारों का टिमटिमाना। तो आप देख रहे हैं इस वायुमंडल की परत के आधार पर, इसकी जो परत है उसमें जो एयर की डिफरेंट लेयर्स हैं उनके अलग अलग टेम्परेचर के आधार पर हम कह सकते हैं कि इस परत में खुद अपने आप में विरल और सघन माध्यम बने रहते हैं। और शाम के समय जब पृथ्वी की सतह ठंडी हो जाती है तो उस स्थिति में इसके संपर्क की हवा ठंडी होगी, तो यहाँ सघन माध्यम होगा, और संवहन तरंगों के कारण ऊपर का माध्यम विरल होगा, और यहाँ बाकी निर्वात है। तो निर्वात के सामने तो हवा चाहे सघन हो या विरल हो, हल्की गर्म हो या ठंडी हो, निर्वात के सामने तो वो सघन ही मानी जाएगी। तो जब शाम को सूर्यास्त हो रहा होता है तो मान लीजिए कि यहाँ कोई एक दर्शक है, मान लीजिए यहाँ कोई एक दर्शक है और ये उसकी आंखें हैं, और उसके लिए हॉरिजॉन यानी कि क्षैतिज जो है वो ये लाइन है, और एक तरीके से अब उसको यहाँ सूरज दिखाई दे रहा है। वो ये मान रहा है कि अब सूर्यास्त हो रहा है, सूर्य उसकी क्षैतिज लाइन पर पहुंच चुका है। लेकिन एक्चुअली वो सूरज वहाँ ना होकर के वो उस समय काफ़ी नीचे होता है। कारण क्या है कि अगर सूरज की रियल पोजीशन ये होगी तो इस सूर्य से चलने वाली जो किरण इसकी आंख में प्रवेश करेगी, मान लीजिए इस तरीके से हम मान रहे हैं कि ये सीधी आंख में प्रवेश कर रही है, तो यहाँ एक तरीके से विरल से सघन में प्रवेश करते ही यहाँ अलग अलग लेयर हैं। तो यहाँ पर तुरंत ही विरल से सघन में जाते समय अभिलंब की ओर मुड़ना शुरू कर देगी, और इस मुड़ने की प्रक्रिया में आप देख रहे हैं कि एक तरीके से एंटर करते ही उसका पथ लगातार एक चेंज होता जाएगा, दिशा बदलती जाएगी। तो ये आने वाली किरण जिसे हम कह रहे थे कि वो दर्शक की ओर जा रही है, वो वास्तव में उधर नहीं जा रही, वो तो किसी इस दर्शक के पास पहुंच गई। और इस दर्शक के लिए उस समय जो आंख में प्रवेश करेगी किरण, उसको अगर हम पीछे की ओर बढ़ाएं तो उसको ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे ये सूर्य यहाँ दिखाई दे रहा है। यानी कि इस दर्शक के लिए सूरज की पोजीशन होगी ये, लेकिन इसको दिखाई देगा ये। अगर यहाँ सूर्य है और हम इस दर्शक की बात करें तो संभावना है कि जब सूर्य अपने क्षैतिज से नीचे होगा उस समय ये इसको हॉरिजॉन में दिखाई दे, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल में दिखाई दे। कैसे कि यहाँ से कोई प्रकाश की किरण जो ठीक एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी, वो यहाँ विरल माध्यम में प्रवेश करते ही अलग अलग परतों से होकर गुजरते हुए वो यहाँ पर मुड़ते 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 मुड़ते, और जब वो उसकी आंख में प्रवेश करेगी तो उस समय इसकी आंख में प्रवेश, बल्कि ये किरण आप देख रहे हैं कि इसकी दिशा फिर वही बन गई तिरछी, तो उस समय वहाँ दिखाई देगी। लेकिन एक वो किरण आप अनुमान लगाइए जो इस तरह से आ रही हो कि ये मुड़ते 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 उसकी आंख में प्रवेश करे, तो उसको अगर हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि सूर्य उसको उस दिशा में दिखाई देगा। यानी कि सीधी सी बात है कि इस वायुमंडल की अलग अलग परतों की वजह से
और अलग-अलग परतों में भी उनके प्रकाशीय घनत्व अलग होने की वजह से जो प्रकाश की किरण वायुमंडल में प्रवेश करेगी, वो सीधी नहीं एंटर करेगी, वो हमेशा अपनी दिशा परिवर्तित करना शुरू कर देगी और किसी दर्शक की आंख में वो किरण जिस दिशा में प्रवेश करती हुई नजर आएगी, उस दर्शक को सूर्य की स्थिति वही दिखाई देगी। तो एक्चुअली होता भी यही है कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय जब सूर्य क्षितिज से काफी नीचे होता है, हमको तब तक वो दिखाई देता रहता है। हम मानते हैं कि अब वो छुपने वाला है, जबकि छुप तो वो काफी समय पहले चुका था। एक चीज और देखते होंगे, तो ये तो रही सूर्य की आभासी स्थिति, यानी कि सुबह शाम जो हम सूर्य को देखते हैं वो वास्तव में उसकी रियल पोजीशन नहीं होती, वो तो उसकी एपरेंट पोजीशन होती है, आभासी स्थिति होती है। वास्तविक स्थिति तो उस क्षितिज से काफी नीचे होती है। एक चीज और देखी होगी आपने, यहाँ पर हम दूसरी टॉपिक कंसिडर करेंगे, दूसरी घटना, वो है आकृति, कि उगते समय या छुपते समय सूर्य हमें पूरी तरह से गोल नजर नहीं आता, बल्कि कुछ उसकी शेप अंडाकार हो जाती है। और अंडाकार क्यों होती है, उसका कारण है कि इस सूरज की, मान लीजिए हम इसी की बात कर रहे हैं, इस सूरज के सेंटर के सापेक्ष अगर हम इसके 4 पॉइंट्स लें, 2 क्षैतिज स्थिति में ए बी और 2 हम इसके ठीक ऊर्ध्व स्थिति में सी डी। मैं आपको एक बॉल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे कि आप ये एक बॉल देख रहे हैं, ये इसको सूरज मान लीजिए और आपकी स्थिति से ये क्षैतिज स्थिति है, लेकिन मैं तब की बात कर रहा हूँ जबकि हमको ये क्षैतिज में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये अपनी क्षैतिज स्थिति से काफ़ी नीचे है। अब मैंने यहाँ पर 4 पॉइंट्स कंसिडर किए हैं, आपकी तरफ से मैं देख रहा हूँ, एक लेफ्ट साइड में ए, उधर बी, ऊपर सी और नीचे डी, जो मैंने फिगर में दिखाए हैं। अब आप देखिए कि ये ए और बी, ये दोनों यहाँ से चलने वाली किरणें हैं, ये क्षैतिज तल में है, तो यहाँ से दर्शक की ओर, पृथ्वी पर दर्शक की ओर जाने वाली किरणें समान पथ तय करेंगी। जबकि जो ऊपर सी और नीचे डी है, आप देखिए सी से चलने वाली प्रकाश की किरण जब आँख में प्रवेश करेगी, उसकी तुलना में नीचे, क्योंकि ये काफ़ी नीचे पहुँच चुका है, तो डी से चलने वाली प्रकाश की किरण कुछ लंबा पथ तय करेगी। यानी कि ऊपर और नीचे के से चलने वाली प्रकाश की किरणों के पथों में अंतर होगा, नीचे का पथ ज़्यादा होगा, जबकि साइड के दोनों प्रकाश की किरणों में समान पथ होंगे दोनों। तो उस स्थिति में जब अपवर्तन होता जाएगा, तो अपवर्तन की प्रक्रिया में अगर ये सूर्य यहाँ से यहाँ हमको दिखाई दे रहा है, ये उसकी वास्तविक स्थिति है और ये उसकी आभासी स्थिति है, तो किस तरह से दिखाई देगी कि ए और बी तो उस केंद्र से जितनी दूर हैं उसके सापेक्ष समान दूरी पर हैं, तो समान दूरी पर ही दिखाई देंगे। तो ए का प्रतिबिंब हमको ए डैश, बी का बी डैश, ये तो हमको वैसे ही दिखाई देगा। लेकिन सी और डी की जो पोजीशन है वो ठीक उतनी दूरी पर ना होकर के थोड़ी सी बदल जाएगी, और नीचे का जो पॉइंट है वो ज़्यादा पथ होने के कारण थोड़ा सा पहले सी की तुलना में समान दूरी पर नहीं होगा, अंतर आ जाएगा, और उस अंतर की वजह से ही ये जो शेप है ये पूरी तरह से गोलाकार ना होकर के कुछ अंडाकार हो जाएगी। तो आपने देखा होगा कि उगता हुआ या छुपता हुआ सूर्य जो है वो थोड़ा सा अंडाकार शेप ले लेता है, तो शेप भी बदल जाती है। तो इसमें भी हमारे प्रकाश का जो अपवर्तन हो रहा है उसका रोल है। तीसरी चीज़ आती है आकार। आकार में, आकार कभी आपने देखा हो कि दिन में जब दोपहरी होती है तो सूरज को आप देखिए, उसके साइज को कभी भी नंगी आंखों से ना देखें, और फिर सुबह शाम के जो दिखाई देता है उसको सूरज को देखिए, दोनों को आप कंपेयर करिए, तो उगते और छुपते हुए सूरज में उसका साइज कुछ बड़ा नज़र आता है, ऐसा लगता है जैसे कितना बड़ा सूर्य हो गया। उसका कारण भी हमारा अपवर्तन है, कि कारण कि उस स्थिति में सूर्य के चारों तरफ के जितने भी हम इसके चारों तरफ पॉइंट्स मान रहे हैं, तो ए बी सी डी के रूप में हमने 4 ले रखे हैं, वैसे बहुत सारे हैं, सभी मान सकते हैं आप। तो उनसे चलने वाली किरणों में से आप देख रहे हैं कि कोई एक किरण सीधी आंख में प्रवेश ना करके कुछ गोलाई ले रही है। तो अगर मैं सी की बात करूं, तो सी से चलने वाली प्रकाश की किरण जब गोलाई लेगी तो वो पीछे बढ़ाने पर आपको कहीं दिखाई देगी। इसी तरीके से डी से चलने वाली प्रकाश की किरण, तो वो इस तरह से हो सकता है, क्योंकि जो दर्शक खड़ा हुआ है जरूर नहीं है कि उस साइड का ही हो जिस साइड में आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से आने वाली प्रकाश की किरण इस तरीके से गोलाई लेगी, तो वो उसको आप पीछे बढ़ाएंगे तो वो इधर दिखाई देगी। इधर से आने वाली प्रकाश की किरण जो गोलाई लेगी उसको आप बढ़ाएंगे तो पीछे दिखाई देगी। आप देख रहे हैं कि हर किरण बाहर से
इस तरीके से मूर्ति भी जब आएगी तो दर्शक के लिए वो कुछ पीछे की ओर बढ़ाने पर वो कुछ बड़ा क्षेत्र कवर करेगी और उसी आधार पर वो निष्कर्ष निकालेगा कि सूर्य का आकार कुछ बढ़ गया। और ये स्थिति प्रत्येक तरफ के सभी चारों तरफ के बिंदुओं के लिए होगी, इसलिए सभी की स्थिति, चारों तरफ के सभी बिंदुओं की स्थिति कुछ अपनी मूल स्थिति से थोड़ा सा बाहर की ओर प्रतीत होगी, जिसकी वजह से सूर्य का आकार अपने मूल आकार से बड़ा नजर आएगा। तो उगता हुआ या छुपता हुआ सूरज हमें बड़ा नजर आता है, तो ये भी प्रकाश का अपवर्तन है। और यहाँ हम देख रहे हैं हर बार कि जो दर्शक है वो एक सघन माध्यम में खड़ा हुआ है और विरल माध्यम की चीज को देख रहा है, यानी कि निर्वात में सूरज को देख रहा है। इसी तरीके से रात में तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, ऐसा लगता है जैसे तारे अपनी जगह से हिल रहे हैं। तो उसका क्या कारण है? तो उसका भी कारण हमारा अपवर्तन है कि मान लीजिए कि आकाश में कोई एक तारा है और ये कोई दर्शक है, और इस दर्शक की तरफ को प्रकाश की किरण जब चलेगी तो सीधी चलने वाली किरण तो यहाँ प्रवेश करते ही, वायुमंडल में प्रवेश करते ही मुड़ना शुरू कर देगी, तो वो तो कहीं और पहुंचेगी। तो इसकी आँख में प्रवेश करने के लिए तो प्रकाश की किरण को थोड़ा सा इससे ऊपर टकराना पड़ेगा वायुमंडल से, और जैसे ही वायुमंडल से टकराएगी तो यहाँ पर विरल से सघन में जाते समय अविलंब की ओर झुकती चली जाएगी और तब कहीं जा करके उसकी आंख में प्रवेश करेगी। तो उसकी आंख में तो ये किरण जब एंटर करेगी तो उसको लगेगा जैसे तारा यहाँ से आ रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है। तारे जो आने वाला प्रकाश है वो उधर से आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसको लगेगा कि ये तारा यहाँ नहीं बल्कि यहाँ है, या उसको पता ही नहीं है कि कहाँ है। उसको तो जहाँ से किरण जिस दिशा में आती प्रतीत होगी वो कहेगा तारा वहाँ है, जबकि एक्चुअली उसकी वास्तविक स्थिति तो यहाँ है। अब अगर मान लीजिए, चूंकि वायुमंडल में हमेशा रात में दिन में संवहन धाराएं बहती रहती हैं, कन्वेक्शन करंट्स, तो उसकी वजह से जब हवा की परतें आपस में चेंज होती है, इंटरचेंज होती है, तो यहाँ एंटर करने वाली प्रकाश की किरण की दिशा भी लगातार बदलती रहती है। तो उस हवा की गति के कारण जब दिशा बदलेगी किरणों की, तो कभी हो सकता है कि वो किरण उसको यहाँ से आती हुई प्रतीत हो, तो पता चला कि किसी अगले क्षण उसको यहाँ से आती प्रतीत हो रही है, तो अगले ही क्षण उसको यहाँ से आती प्रतीत हो रही है। यानी कि एक ही बिंदु से आने वाला प्रकाश उसको उसके पास के कई बिंदुओं से आता हुआ प्रतीत होता है, बदलता हुआ प्रतीत होता है। और जब बदलता हुआ प्रतीत होता है तो उसको लगता है जैसे कि प्रकाश हिल रहा है, और वो कहता है कि तारा टिमटिमा रहा है। तो तारा जो हमें रात में दिखाई देता है वो एक्चुअली जहाँ होता है वहाँ नहीं दिखाई देता, बल्कि उससे उसकी स्थिति बदली हुई होती है। और वो इसी बात पर डिपेंड करती है कि वायुमंडल की परतों का घनत्व, जो प्रकाशीय घनत्व है, वो कैसा है, प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से हो रहा है, और वायुमंडल में जो गति होती रहती है निरंतर, उस हलचल की वजह से आने वाले प्रकाश की दिशा वो भी हम बदलती रहती है, जिसकी वजह से हमें किसी तारे से आने वाले प्रकाश की जो दिशा है वो एक ही बिंदु के आसपास कई बिंदुओं से आती प्रतीत होती है। तो हमें लगता है तारा टिमटिमा रहा है, उसकी जो रोशनी है वो थोड़ा सा हिल रही है। तो आपने देखा कि ऐसी ये भौतिक घटनाएं हमारे डेली लाइफ में डेली होती हैं। सूर्योदय सूर्यास्त डेली होता है। आकाश में शाम को जो सूरज है वो बड़ा दिखाई देता है, अंडाकार दिखाई देता है। रात में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। चलिए इसी से जुड़ी हुई एक प्रॉब्लम और लेते हैं। अच्छा, यहाँ जो हम प्रकाशीय घनत्व की बात कर रहे हैं, ये प्रकाशीय घनत्व जो ऑप्टिकल डेंसिटी है माध्यम की, जिसके आधार पर हम माध्यम को, पारदर्शी माध्यम को विरल या सघन कह रहे हैं, दरअसल इसका द्रव्यमान घनत्व से संबंध नहीं है। द्रव्यमान घनत्व अलग चीज है, जो कि द्रव्यमान बटे आयतन से कैलकुलेट होता है, जिसे हमने पीछे पढ़ा है। हर ठोस पदार्थ का जितना घनापन बढ़ता जाएगा, हम कहेंगे उसका घनत्व बढ़ता जा रहा है। एकांक घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। एकांक आयतन में जो कि द्रव्यमान बटे आयतन, इससे कैलकुलेट होता है। यानी कि किसी पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को तो हम द्रव्यमान घनत्व कहते हैं। लेकिन प्रकाशीय घनत्व से क्या मतलब है? जरूरी नहीं है कि जिसका द्रव्यमान घनत्व ज़्यादा हो उसका प्रकाशीय घनत्व भी ज़्यादा हो। जैसे हम पानी और मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल, इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो आप देखते हैं मिट्टी का तेल पानी में तैर जाता है, हल्का होता है वो।
इस हल्के से मतलब है इसका जो द्रव्यमान घनत्व है वो कम है, लेकिन इसका प्रकाशीय घनत्व जो है वो पानी से ज़्यादा है। तो आप देखिए कि हर ज़्यादा द्रव्यमान घनत्व वाले पदार्थ का प्रकाशीय घनत्व भी ज़्यादा हो, यानी कि वो सघन हो, ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ आप देख रहे हैं मिट्टी का तेल बेशक पानी से कम घनत्व का है, लेकिन ये इसकी तुलना में सघन है। तो सघनता विरलता किस बात से तय होती है? तो वो होती है प्रकाश की चाल से। तो प्रकाश की चाल अगर मान लीजिए दो माध्यमों के लिए हम कंसिडर करें कि अगर किसी एक माध्यम में प्रकाश की किरण मान लीजिए विरल से सघन में हम कह रहे हैं, और वो इस तरीके से अपवर्तित हो रही है कि आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R है, तो हम कहते हैं यदि ये पहला माध्यम है, दूसरा माध्यम है, तो n21 दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक हमने पीछे पढ़ा स्नेल के नियम के अनुसार sin I अपॉन sin R होता है। लेकिन यदि चूंकि हर माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न होती है, तो अगर पहले माध्यम में प्रकाश की चाल को हम C1 कहें और दूसरे माध्यम में C2 कहें, तो निश्चित रूप में ये अनुपात उन दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। और अगर हमें हवा के सापेक्ष मान लीजिए इस माध्यम का अपवर्तनांक n1 है और इस माध्यम का अपवर्तनांक n2 है, या निर्वात के सापेक्ष, तो ये हम जानते हैं n21 जो होता है वो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अपॉन पहले माध्यम का अपवर्तनांक। तो इस तरीके से अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चालों का अनुपात उन माध्यमों के बीच अपवर्तनांक को प्रदर्शित करता है। और हमने पीछे पढ़ा था कि अगर विरल से सघन में जाती है तो उस समय ये मान 1 से अधिक होता है। 1 से अधिक होने का मतलब है n2 का मान n1 से अधिक है, यानी कि दूसरे माध्यम का प्रकाशीय घनत्व यदि ज़्यादा है तो निश्चित रूप से दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी। इसका मतलब है कि कम प्रकाशीय घनत्व, यानी कि जैसे विरल में प्रकाश की चाल ज़्यादा, सघन में प्रकाश की चाल कम होती है। तो ये जो हमने प्रकाश की चाल का इस दो माध्यमों के बीच एक संबंध देखा स्नेल के नियम से जोड़ करके, क्या ये कणों के लिए भी लागू होगा? तो चलिए एक प्रैक्टिकली प्रॉब्लम देखते हैं। तो जिस तरह से प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो वहाँ आपतन कोण और अपवर्तन कोण के साइन के अनुपात में ही प्रकाश की चाल परिवर्तित होती है, जैसा कि हमने अभी देखा। तो क्या अगर कोई प्रकाश तो अपने आप में एनर्जी है, तो क्या कोई कण भी अगर इस तरह से गति करेगा तो क्या उसको भी स्नेल के नियम का पालन करना पड़ेगा? अगर उसे पहले माध्यम के किसी एक निश्चित बिंदु से दूसरे माध्यम के किसी एक निश्चित बिंदु तक छोटे से छोटे कम से कम समय में पहुंचना है। तो देखिए हम एक उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए ये एक तरण ताल है, पानी भरा हुआ है इसमें, और इसमें एक बच्चा तैर रहा है, और इसके इस किनारे की सीध में लगभग उससे a डिस्टेंस पर, इस किनारे से मान लीजिए O है, ये पॉइंट कोई मान लीजिए A है, कोई गोताखोर बैठा हुआ है, वो इसको देख रहा है। अचानक बच्चा डूबने लगता है और वो शोर मचाता है। तो अब इस गोताखोर की जिम्मेदारी होती है कि वो इसको बचाए। तो उसके पास ऑप्शन है कि वो इस बच्चे की तरफ को दौड़े, उस स्थिति में इसको कुछ दूरी हवा में तय करनी होगी और शेष दूरी उसको तैर करके पानी में तय करनी होगी। लेकिन चूंकि पानी में मार्ग काफ़ी बड़ा है, इसलिए और पानी में चाल उसकी बदल जाएगी। तो अगर हवा में चाल उसकी VA है और पानी में चाल VW है, तो निश्चित रूप से पथ बड़ा होने के कारण यहाँ उसको ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो वो उसको कवर करने की उससे बचने के लिए एक तरीका ये भी अपना सकता है कि वो इस बच्चे की सीध में पहले ऊर्ध्व स्थिति तक वहाँ पहुँच जाए और फिर अब वो उस बच्चे तक इस तरह से पहुँच जाए। तो ये मार्ग थोड़ा पानी का छोटा हो जाएगा। अब उसके पास एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, तो इसका मतलब और भी रास्ता हो सकता है। तो वो कौन सा पथ होगा? बहुत सारे पथ हो सकते हैं, उनमें से वो कौन सा पथ होगा जिसमें कि वो इस बच्चे तक कम से कम टाइम में पहुंच जाए? तो मान लीजिए कि चलिए एक हम जनरल केस ले रहे हैं कि मान लीजिए कोई एक रास्ता ये है जिसमें कि वो इस पॉइंट पर, मान लीजिए पॉइंट M है, यहाँ पर पहुँच करके फिर वो बच्चे की तरफ पानी में तैर करके पहुँचता है। आप देख रहे हैं दोनों स्थितियों में दिशाएं थोड़ी बदल गई हैं। पहली स्थिति में जो चाल है वो V1 दूरी से A से लेकर के M तक कवर करेगा, और फिर दूसरे माध्यम में यानी कि पानी में वो किसी दूसरी चाल जो हमने VW मानी है, V1 और V2 ही कह रहे हैं, चलिए हम इसको बाद में हम माध्यम के अनुसार उसको हम चेंज कर लेंगे नाम सफिक्स वगैरह। दूसरे माध्यम में चाल V2 के साथ वो M से लेकर के, और ये मान लीजिए कोई पॉइंट B है, बच्चे की जो स्थिति है वहाँ तक पहुँचता है। तो दोनों पथों पर, एक हवा में और एक पानी में,
कुल मिलाकर कितना टाइम लगेगा, तो टाइम ए टू बी वो कुल मिलाकर होगा टाइम ए टू एम और प्लस टाइम एम टू बी। तो समय बराबर दूरी बटे चाल के अनुसार पहले माध्यम में आप देखिए ए से एम तक का जो समय लगेगा वो दूरी होगी ए टू एम और चाल है उसकी v1, प्लस इसी तरीके से पानी में दूरी हो जाएगी m से b तक और चाल है उसकी v2। जरा वैल्यू पुट कीजिए ए एम, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। अब मान लीजिए कि इस किनारे से जहाँ वो, क्योंकि ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है m, तो मान लीजिए कि हमें x की ये x है और ये x अपने आप में वेरिएबल होगा क्योंकि अलग अलग पाथ पर m की वैल्यू चेंज करेगी। तो हमें x की वो वैल्यू निकालनी है जिसमें कि यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो कम से कम लगे। तो हमने वो वेरिएबल x मान लिया यहाँ पर, और बच्चे की जो स्थिति है इस किनारे से वो मान लीजिए b है, स्मॉल b, और इस किनारे से जो उसकी पोजीशन है वो मान लीजिए c है। चूँकि तालाब के किनारे फिक्स है अपने आप में, तो किनारों से जो पोजीशन होगी बच्चे की वो कांस्टेंट होगी, वेरिएबल पॉइंट केवल आपका m रहेगा। तो जरा देखें पहले माध्यम में am हो जाएगा हमारा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दे, ये है a और ये x, तो ये हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन चाल हमारी v1 है ही, प्लस इसी तरीके से दूसरे माध्यम में अब की बार ये डिस्टेंस निकालनी है। तो ये पूरी हमने b मानी है, ये x है तो ये अंदर रह जाएगी b माइनस एक्स और ये हमारा c है ही। तो पाइथागोरस थ्योरम फिर लगा दें हम, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और अपॉन यहाँ हमारी चाल है v2। अब ये टाइम मिनिमम हो उसके लिए x की वैल्यू क्या होगी उसको फाइंड करने के लिए हम यहाँ डिफरेंशियल मेथड अपनाएंगे। तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, यानी कि dt ओवर dx, ये हो जाएगा आपका मैं डायरेक्ट कर ही दे रहा हूँ, ये हो जाएगा 1/2 रूट में और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो 2x अपॉन 2v1 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस इसी तरीके से इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा अब की बार इसका डिफरेंशियल माइनस में आ जाएगा, तो ये 1/2 रूट तो बनेगा ही बनेगा नीचे, 2v2 अंडर रूट b माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बाकी इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 2 इंटू बी माइनस एक्स। और हम चाह रहे हैं कि ये जो टाइम है dt बाई डी एक्स है, ये t के मिनिमम वैल्यू के लिए इसको 0 होना पड़ेगा। तो इसको 0 पुट कर दिए, तो ट्रांसफ़र करिए आप, तो आप देखेंगे दोनों तरफ से 2 कैंसिल हो जाएगा, और बल्कि 2 तो यहाँ भी कैंसिल हो रहा था, तो ये रह जाएगा हमारा x अपॉन v1 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये इधर जा करके b माइनस एक्स अपॉन v2 अंडर रूट b माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और आप देखिए यहाँ पर फिगर में ये x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये है x अपॉन x मीन्स ये वैल्यू, और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हमारा ये हाइपोटेनस था, विकर्ण था। तो आप देखिए एक तरीके से ही हमको ये इस समकोण त्रिभुज में ये भुजा अपॉन ये भुजा नज़र आ रही है, और यहाँ पर जिस बिंदु पर ये आपतित हुआ था, ये कहें कि गोताखोर टकराया था, वहाँ अगर हम एक अभिलंब खड़ा करें तो उस अभिलंब से उसकी दिशा का जो कोण बनेगा, हम कह सकते हैं यहाँ उस गोताखोर का ये आपतन कोण था, और जिस दिशा में वो दूसरे माध्यम में गति कराया उसने, वो अभिलंब के साथ बनने वाला कोण वो उसके लिए अपवर्तन कोण होगा। और अगर ये कोण आई है तो हम एकांतर कोण कह सकते हैं कि ये भी आई होगा, और ये आर है तो एक तरीके से ये भी हमारा आर ही होगा। तो जरा फिगर में देख लीजिए कि इस कोण के लिए x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो वैल्यू है ये इस कोण के लिए लंब बटे कर्ण है, यानी कि एक तरीके से ये साइन आई के बराबर है। तो हम इसको साइन आई लिख सकते हैं, मैं इसको उधर लिख रहा हूँ, तो ये बन जाएगा साइन आई अपॉन v1 ऐसा क्या सही है इक्वल टू, और अब की बार इधर देखिए इस ट्राइंगल में इस एंगल के लिए b माइनस एक्स हो जाएगा लंब, और अंडर रूट में b माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये विकर्ण है। तो इस कोण के लिए ये लंब बटे कर्ण, यानी कि फिर दोबारा से ये साइन बन गया, तो ये है साइन आर अपॉन v2,
या ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो इसका मतलब साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू हमारा V1 अपॉन V2 है। और ये उसी तरह का रिलेशन आ गया जैसे कि अभी मैंने पिछले टॉपिक में बताया था कि N21 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, और ये प्रकाश की चालों के दोनों माध्यमों में अनुपात के बराबर होता है। तो आप देख रहे हैं कि जो रूल प्रकाश फॉलो कर रहा है वही एक कण के रूप में गोताखोर भी तय कर रहा है। तो हर, चाहे एनर्जी है चाहे मास है, जब भी वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में मूव करेगा तो किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए उसको अगर मिनिमम टाइम कवर करना है तो निश्चित रूप से वहाँ स्नेल के नियम का फॉलो होगा। और स्नेल का नियम आप देख रहे हैं कि वो जो गोताखोर है, यहाँ हम कह सकते हैं कि वो उस बच्चे की तरफ सीधा नहीं चलना चाहिए, बल्कि उसको इस तरह से चलना चाहिए कि इन दोनों कोणों के साइन का अनुपात दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर हो। अब उसको मालूम होना चाहिए कि मेरी चाल क्या है, तो वो उसी हिसाब से आई और आर डिस्ट्रीब्यूट करते हुए अब बच्चे को बचाने के लिए दौड़ सकता है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हम कहें कि भाई किसी बर्तन में मान लीजिए पानी भरा हुआ है और इसमें कोई एक सिक्का पड़ा हुआ है, और हम आपसे कहें, आप यहाँ पर हैं, हम आपसे कहें कि इस सिक्के को उठाइए, तो उठाने के लिए आप अपना हाथ बढ़ाएंगे तो आपके हाथ की जो स्पीड होगी वो हवा में कुछ है और पानी में कुछ होगी, क्योंकि माध्यम बदल गया। तो उस स्थिति में आपको अपना हाथ, अगर ये हाथ की पोजीशन है, तो आपको हाथ इस दिशा में नहीं बढ़ाना चाहिए, बल्कि कम से कम टाइम में उठाना है। तो उसके लिए आपको कुछ तिरछा चलते हुए तब आपको हाथ बढ़ाना पड़ेगा, और वो ये तय करते हुए, ये गणना करते हुए बढ़ाना पड़ेगा कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात वही हो जो आपके हाथ की पहले माध्यम में चाल और दूसरे माध्यम में चाल के अनुपात के बराबर हो। तो इस तरीके से आप एक कंपटीशन भी रख सकते हैं। सबको उठाने के लिए कहिए और तय कर दीजिए कि कौन सबसे पहले उठाएगा। तो जो स्नेल के नियम को जानता होगा वो सबसे पहले उठा लेगा। तो ये अपने आप में एक गेम भी हो गया। तो इस तरीके से हमने प्रकाश के अपवर्तन की कुछ प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझने का प्रयास किया। ये जो प्रॉब्लम है गोताखोर वाली, आपकी पुस्तक में भी दी हुई है संक्षेप में, तो आप इसको एनालाइज कीजिए। और इसी तरीके से आपकी पुस्तक में जो कुछ आंकिक प्रश्न हैं इस अपवर्तन से संबंधित, उनको अभ्यास कीजिएगा। आप समझ ही चुके हैं कि अपवर्तन का प्रकाश की चाल से क्या संबंध है, और उसके अपवर्तनांक, माध्यम के अपवर्तनांक से क्या संबंध है, और अलग अलग माध्यमों के अपवर्तनांक को हम किस तरह से आपस में कोरिलेट कर सकते हैं। तो आप अभ्यास कीजिएगा। जो उसमें सॉल्व क्वेश्चन हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्व करके दी हुई है, उनको भी समझने का प्रयास कीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम प्रकाश के एक नए गुण का अध्ययन करेंगे, और वो है इसी अपवर्तन की घटना से संबंधित है, और वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन।